हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड यूजिंग हेसिस लॉ। तो आज के इस लेक्चर में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। बहुत सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हम इस लेक्चर में ये स्टडी करेंगे व्हाट इज़ अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नंबर 2 हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेसिस लॉ। फिर हमने ये भी पढ़ना है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। और आखिर में हम हेसिस लॉ का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे फॉर डूइंग कैलकुलेशंस रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज हेसिस लॉ। देखिए, जब भी आपने हेसिस लॉ को रिवाइज करना है, दो इंपॉर्टेंट बातें आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। हेसिस लॉ को ब्रीफली रिवाइज करने के लिए सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ एवरी केमिकल प्रोसेस इट कैन बी कंप्लीटेड यूजिंग टू डिफरेंट पाथ्स। How many paths? Two different paths. One path for the completion of a chemical reaction is known as direct path. एक पाथ जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं, उस केमिकल रिएक्शन उस पाथ को हम डायरेक्ट पाथ कहते हैं। दूसरा पाथ जिससे कोई भी केमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, उसको हम इनडायरेक्ट पाथ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ हर केमिकल रिएक्शन के लिए डायरेक्ट पाथ भी होता है और इनडायरेक्ट पाथ भी होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट पाथ उस पाथ को कहते हैं जिसमें कोई भी रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, हम कहते हैं ये हमारा डायरेक्ट पाथ है। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स ले, 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स ले, तो हम कहते हैं दिस इज इनडायरेक्ट पाथ। तो एक बात जो हमने हेसिस लॉ से याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ कोई भी केमिकल प्रोसेस डायरेक्ट पाथ और इनडायरेक्ट पाथ दोनों तरह से कंप्लीट हो सकता है। डायरेक्ट पाथ में हमेशा एक स्टेप होगा और इनडायरेक्ट पाथ में एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ चाहे कोई केमिकल प्रोसेस हम डायरेक्ट पाथ से कंप्लीट करें या इनडायरेक्ट पाथ से कंप्लीट करें, हमेशा जो एनर्जी चेंज है केमिकल रिएक्शन का वो सेम रहेगा। डायरेक्ट पाथ की जो भी एनर्जी चेंज होगी इट विल बी इक्वल टू द एनर्जी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। तो मैथमेटिकली हम याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट पाथ इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। तो आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं, जब भी आपने क्विकली हेसिस लॉ को रिवाइज करना हो तो ये दो पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए कि कोई भी केमिकल प्रोसेस हम दो तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, डायरेक्ट पाथ से और इनडायरेक्ट पाथ से। और दूसरी बात, एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट पाथ इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। तो चलिए अब इसकी बेस पे हम इक्वेशंस लिखते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में जो एग्जांपल हम ले रहे हैं इट इज एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है हेसिस लॉ के अकॉर्डिंगली हम एथेनोइक एसिड को दो डिफरेंट मेथड, दो डिफरेंट पाथ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक हमारा डायरेक्ट पाथ होगा जिसमें हम एथेनोइक एसिड को इसके एलिमेंट्स से प्रोड्यूस करेंगे। एथेनोइक एसिड अगर आप देखें तो इसके डायरेक्ट पाथ के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। एथेनोइक एसिड में 3 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एथेनोइक एसिड को बनाना है, अगर हम कार्बन ले लें, कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस ले लें और ऑक्सीजन गैस ले लें, इन 3 एलिमेंट्स को हम कंबाइन करें, तो इनको कंबाइन करने से जब एथेनोइक एसिड बनेगा तो ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज डायरेक्ट पाथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम जब भी जनरली किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं हम उसका एक मोल बनाते हैं। तो एक मोल की फॉर्मेशन के लिए हम क्या देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए। हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए और हमारे पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। 4 हाइड्रोजन करने के लिए लेफ्ट साइड पे हमें H2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऑक्सीजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस था, इसलिए ऑक्सीजन से पहले हमने कोई कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन का एनर्जी चेंज की वैल्यू अवेलेबल है, अगर एनर्जी चेंज की वैल्यू अवेलेबल नहीं है
तो जो इस एंथैल्पी चेंज का नेम है, अगर वो हम यहाँ पे उसका सिंबल यूज कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें, तो देन दिस इक्वेशन विल बिकम थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ थर्मोकेमिकल इक्वेशन कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एनर्जी चेंज को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे इस वक्त जो हमने एलिमेंट से एथेनोइक एसिड बनाया है, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का लेबल हमने रिएक्शन एरो पे लगा दिया, तो अब ये जो इक्वेशन हमारे सामने आ गई, इस इक्वेशन को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ साथ आपके पास एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज की न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका लेबल भी होना चाहिए। तो चलिए, हमने एथेनोइक एसिड को डायरेक्ट पाथ से तो बना लिया, अब हम एथेनोइक एसिड को इनडायरेक्ट पाथ से बनाते हैं। तो जो बात याद रखनी है आपने, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कोवेलेंट कंपाउंड थ्रू इनडायरेक्ट पाथ देयर आर ऑलवेज टू स्टेप्स विच आर नीडेड। हाउ मेनी स्टेप्स? टू स्टेप्स। दो स्टेप्स आपको चाहिए इनडायरेक्ट पाथ में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कोवेलेंट कंपाउंड। वो दो स्टेप्स कौन से हैं? नंबर वन, एटोमाइजेशन। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें उन्हें एटोमाइज करना पड़ेगा, हमें उन्हें गैसियस एटॉमिक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ताकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाए। और एटोमाइजेशन के बाद those element they will combine together, they will make covalent bond with each other। तो इसका मतलब हुआ दो स्टेप्स होंगे हमेशा इनडायरेक्ट पाथ में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कोवेलेंट कंपाउंड। नंबर वन, एटोमाइजेशन, एंड नंबर टू, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एटोमाइजेशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम इन एलिमेंट्स को एटोमाइज करेंगे। एटोमाइजेशन का क्या मतलब है? एटोमाइजेशन का मतलब है आपने एलिमेंट का सिंबल लिखना है। जैसे अगर हम कार्बन को एटोमाइज करने जा रहे हैं, तो शुरू में कार्बन की जो मर्जी फिजिकल स्टेट हो, हमने एटोमाइजेशन के वक्त कार्बन का सिंबल लिखना है और उसकी बेस पे उसका स्टेट सिंबल गैस लिख देना है। जब भी आप किसी एलिमेंट का सिंबल लिखें और उसकी बेस पे उसका स्टेट सिंबल गैस लिख दें, इसका मतलब है वो एलिमेंट एटोमाइज हो गया। अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम इस कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें ताकि हमारे नंबर ऑफ मोल इक्वल हो जाए। ये हमारे कार्बन की एटोमाइजेशन हो गई। इसके बाद हम हाइड्रोजन को एटोमाइज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को भी एटोमाइज करने का हमारा यही मेथड रहेगा कि हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे, उसका स्टेट सिंबल गैस लिख देंगे, और नंबर ऑफ मोल बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे, लेकिन जब हम उसको एटोमाइज कर देंगे तो हमारे पास 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह आप लोग ऑक्सीजन को भी एटोमाइज कर सकते हैं। ऑक्सीजन को एटोमाइज करने का भी यही मीनिंग है, आप ऑक्सीजन का सिंबल लिखें और उसके साथ स्टेट सिंबल गैस लिख दें। ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, तो वी विल गेट आफ्टर एटोमाइजेशन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब आपने इन सारे एलिमेंट्स को एटोमाइज कर लिया। एटोमाइज करने की वजह से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। लेकिन अब हमने इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की वजह से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एंथैल्पी चेंज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कार्बन की जो एंथैल्पी चेंज होगी हम उसको कहेंगे एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 2। वाई 2? क्योंकि देर आर 2 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह हाइड्रोजन की एटोमाइजेशन के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो है एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 4, और एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आप देखें ये हमारी इक्वेशन बी थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन गई है, क्योंकि हमने हर एलिमेंट की एंथैल्पी चेंज को भी इसके रिएक्शन एरो पे मेंशन कर दिया। अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया इनडायरेक्ट पाथ का। इनडायरेक्ट पाथ का पहला स्टेप मैंने आपको बताया था एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। एटोमाइजेशन के बाद दूसरा स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो कोवेलेंट कंपाउंड दिया हो वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। वो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा टाइप्स की बॉन्ड एंथैल्पीज होंगी। अब उसका क्या मतलब है? देखें, हम यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं। दीज एटम्स दे विल कंबाइन एंड दे विल प्रोड्यूस एथेनोइक एसिड। They have produced ethanoic acid due to the formation of covalent bond। अब कौन कौन से कोवलेंट बॉन्ड बने हैं?
हमें वो सारे कोवलेंट बॉन्ड पता होने चाहिए ताकि हम यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी को प्रॉपरली लेबल कर सकते हैं इस रिएक्शन एरो पे, और इस इक्वेशन को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन बना सकें। तो कोवलेंट कंपाउंड के केस में जब भी आपने बॉन्ड एंथैल्पी लिखनी है, आपको इस स्टेप पे आके उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, डिस्प्लेड फॉर्मूला आना चाहिए कि इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं। देखिए मैं आपके सामने एथेनोइक एसिड का डिस्प्लेड फार्मूला लिखता हूँ। डिस्प्लेड फार्मूला से हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं और हर बॉन्ड कितनी दफा प्रेजेंट है। जैसे देखें, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, carbon single bond oxygen, and this carbon has 3 bond with the hydrogen atom. So this is the displayed formula of ethanoic acid. जब आपके सामने ये एथेनोइक एसिड का डिस्प्लेड फार्मूला होगा, अब हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया है कि हम इसकी एंथैल्पी चेंज मेंशन कर सकें और इस इक्वेशन को थर्मोकेमिकल इक्वेशन बना सकें। तो याद रखें, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट कंपाउंड बनता है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज होती है उस एंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। जो कंपाउंड का डिस्प्लेड फार्मूला है, इसके लेफ्ट साइड पे आप देखें, लेफ्ट साइड पे सबसे पहला बॉन्ड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन का है। और आप ये भी काउंट कर सकते हैं कि टोटल इस कंपाउंड में कितने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, 3। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहली जो एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व है, इट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 3, बिकॉज देर आर 3 मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी हमेशा 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की होती है। हमने उस कोवलेंट बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, वो कोवलेंट बॉन्ड हमारा CH है और उसके 3 मोल हैं, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तीनों हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड हमने मेंशन कर दी। अब हम एंथैल्पी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो बॉन्ड हमारे सामने है वो है कार्बन कार्बन का, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड का सिर्फ 1 मोल है, तो हम मेंशन करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 1। हमने दूसरी बॉन्ड एंथैल्पी भी मेंशन कर दी। थोड़ा सा आगे चलें तो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने C डबल बॉन्ड O है। तो C डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी उसको भी मल्टीप्लाइड बाय 1 ही करेंगे, क्योंकि देयर इज 1 मोल ऑफ C डबल बॉन्ड O ओनली। तो इस तरह कोवलेंट कंपाउंड जब भी हम बनाते हैं तो हर बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग हमें रिएक्शन एरो पे लिखनी पड़ती है। देन दैट इक्वेशन बिकम्स थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब C डबल बॉन्ड O के बाद नेक्स्ट बॉन्ड जो हमें नजर आ रहा है वो है C सिंगल बॉन्ड O। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड O मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा। और आखिरी बॉन्ड जो हमारे सामने है वो है OH का कोवलेंट बॉन्ड। तो हमें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इज ऑल्सो नीडेड। तो अब आप ये देख सकते हैं आपकी ये इक्वेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन गई है। और अब हमारा रिएक्शन, हमारी जो फॉर्मेशन है एथेनोइक एसिड की, दोनों पाथ से कंप्लीट हो गई है। हमने एथेनोइक एसिड को डायरेक्ट पाथ से भी बना लिया है और हमने एथेनोइक एसिड को इनडायरेक्ट पाथ से भी बना लिया है। अब जब हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख ली हैं, हमें हेसिस लॉ की भी इंफॉर्मेशन है, तो अब इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन पे हम हेसिस लॉ अप्लाई करेंगे और हेसिस लॉ अप्लाई करके हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जिस फॉर्मूला की हेल्प से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, देखें, इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन से फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको 2 बातों का इल्म होना चाहिए। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज द इनिशियल स्टेज in these thermochemical equations and what is the final stage। initial stage क्या है और final stage क्या है। initial stage वो होता है जहां पे एरोज की टेल्स हो, जहां से एरो स्टार्ट ले रहे हो, दैट इज द इनिशियल स्टेज। और फाइनल स्टेज वो होता है जहां पे एरोज के हेड्स हो, एरोज एंड अप हो रहे हो। जहां भी एरोज एंड अप होंगे वो फाइनल स्टेज होगी। तो अगर आपने इनिशियल और फाइनल स्टेज आइडेंटिफाई कर ली है तो देखें आपने क्या करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि नहीं। इनिशियल स्टेज जो इस वक्त है जहां पे हमारे दोनों एरोज की टेल्स हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि आप देखें यहाँ से 2 एरो स्टार्ट ले रहे हैं, एक राइट साइड पे मूव कर रहा है, दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है और दोनों के टेल्स यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो जहां पे भी दोनों एरोज के टेल्स टच करेंगे वो हमेशा इनिशियल स्टेज होगा। और फाइनल स्टेज क्या होगा, फाइनल स्टेज हमेशा वो जगह होगी जहां पे एरोज के हेड्स हिट कर रहे हो, जहां एरोज एंड अप हो रहे हो। तो एरोज जहां पे एंड अप हो रहे हैं इस केस में वो हमारा कंपाउंड एथेनोइक एसिड
लिक्विड है। तो फॉर्मूला जब भी डिराइव करना है आपने हेसिस लॉ का थर्मोकेमिकल इक्वेशन से, तो हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेज आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आपने देखना है कि इनिशियल से फाइनल स्टेज की तरफ जाते हुए विच पाथ इज द डायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट पाथ हमेशा वो होगा दैट इन्वॉल्व्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हैविंग मिनिमम एरोज। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट एरो होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो बाकी एरोज का सम होगा, वो होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाला। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। और वैसे भी आप याद रख लें, जब कभी भी हम कोई कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं डायरेक्ट पाथ से और इनडायरेक्ट पाथ से, तो हमेशा उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो हुआ करेगा वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हुआ करेगा, और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमेशा इक्वल हुआ करेगी बाकी सारी एंथैल्पी चेंजेस की। तो अब हम मैसेज लॉ का फॉर्मूला अगर लिखना शुरू कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट पाथ। तो डायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी चेंज यहाँ पे होगी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। और हमने पढ़ा है एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट पाथ इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। इनडायरेक्ट पाथ में आप जितनी एंथैल्पीज है उन सारों को आपने सम करके उनका यहाँ पे लिख देना है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल होगी, एक साइड से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। इट इज इक्वल टू एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 2 plus atomization of hydrogen multiplied by 4 plus atomization of oxygen multiplied by 2 plus bond energy of carbon carbon into 1 plus bond energy of carbon hydrogen into 3। तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो उसी सीक्वेंस से हम एड अप करते जा रहे हैं, बिकॉज दे आर द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। इसके बाद कौन सी बॉन्ड एंथैल्पी आएगी, सी डबल बॉन्ड ओ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड ओ इंटू 1 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ओ एच मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आपने देखा हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख के हमने हेसिस लॉ अप्लाई करके एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन, बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो, तो हम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड फाइंड कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि सम टाइम आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो और कोई और वैल्यू अननोन हो, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप वो अननोन एंथैल्पी चेंज फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।